यस, नमस्कार बेटा। अभी मैं सेकंड वीडियो लेके आया हूँ जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिगार्डिंग बना दी है बेटा, आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन राइट सिरेज SIERCH। दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ECCQF। ठीक है बेटा। मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स, कॉशियस कंज्यूमर, ठीक है ना, इंसिस्ट कैश मेमो, है ना, मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, और एफ फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स। ठीक है बेटा। उसके बाद तीसरा हमारी रेमेडीज और चौथा हमारा 3 टायर रिड्रेसल एजेंसी। आप देख लेना बेटा, याद कर लेना। अभी हम सेकंड चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेटा ये तीनों चैप्टर 20 मार्क्स के हैं। अभी जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट 7, और दूसरा अगला जो चैप्टर कराऊंगा बेटा वो है फाइनेंशियल मार्केट, वो 6 या 7 जो दोनों में से। तो ये सॉरी 7 मार्क्स, तो 7 और 7 14, हाँ सॉरी 7 8 मार्क्स का। तो 8 और 7 कितना 15, और प्लस में 5 कितना 20 मार्क्स की तीनों चैप्टर बेटा। 20/20 ले सकते हो अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो। चलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग तो बेटा इतना आता नहीं है, फिर भी एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड। ठीक है ना, पैसा आना और उस पैसे को लगाना क्या कहलाता है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ द फंड। ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, उनकी अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना क्या कहलाता है बेटा, ऑब्जेक्टिव कहलाता है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो बेटा ये तो चलो सीखने वाली बात है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेंगे वो हम बात करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन पहला कौन सा है, फाइनेंशियल डिसीजन जो कि 3 तरीके से होते हैं। पहला होता है बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन अलग है, फाइनेंसिंग अलग है, ठीक है बेटा। तो फाइनेंशियल डिसीजन दूसरा, सॉरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पहला, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा हमारा कौन सा होता है, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। तो बेटा दीज डिसीजन, अब मीनिंग भी थोड़ा बहुत पूछ ले तो आप देखो अगर याद कर सकते हो वेरी गुड, नहीं तो आप फैक्टर अफेक्टिंग वाले क्वेश्चन याद कर लेना बस, ठीक है। तो दीज डिसीजन रिलेट्स टू द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स, है ना, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। ये जो डिसीजन होता है किसके लिए होता है बेटा, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट, जो कि करंट एसेट्स और क्या होती है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है ना। इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स, ऑल्सो नॉन कैपिटल बजटिंग, इसी को ही हम बेटा कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। ठीक है बेटा। तो बताओ इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मीनिंग, दिस डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स। इस तरीके से सिंपली वे में लिख सकते हो बेटा अगर एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन क्या आएगा, फैक्टर अफेक्टिंग, क्या आएगा बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो पहला क्या पॉइंट लिखोगे, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, पहला क्या लिखोगे। लेकिन मैंने फिर कहा पॉइंट के साथ आपको एक्सप्लेनेशन याद होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन, और वो मैंने बिल्कुल सिंपल लिखी है, आप याद कर लेना पूरे। इसकी मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो पहला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, वेन एवर ए कंपनी इज इन्वेस्टिंग अ ह्यूज फंड इज एन इन्वेस्टमेंट proposal, it expects some regular amount of cash flow to meet day to day requirement। बेटा जब आप बहुत सारा पैसा लगा देते हो तो आपको यही सोच होती है कि आपका रेगुलर अमाउंट पैसा आता रहे, उसी को ही हम बेटा कहते हैं कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपको एज इट इज रट लेना, वेन एवर ए कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्ट सम रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो टू मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट। बेटा याद कर लोगे क्या, याद होना चाहिए, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना बेटा, वेन एवर कंपनी इन्वेस्ट द ह्यूज अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इट एक्सपेक्ट सम रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो टू मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा। तो पहला हो गया हमारा फैक्टर अफेक्टिंग, क्या हो गया, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा आपने पैसा लगाया तो अब आपको पैसा भी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज रेट ऑफ रिटर्न, कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, पैसा आएगा कितना। जैसे अगर एग्जाम्पल लो, ए इज ब्रिंगिंग टू 10% रिटर्न एंड प्रोजेक्ट बी, देखो बेटा प्रोजेक्ट ए इज ब्रिंगिंग 10% रिटर्न एंड प्रोजेक्ट बी इज ब्रिंगिंग 50% रिटर्न, देन वी शुड बी प्रेफर प्रोजेक्ट बी। अगर ए प्रोजेक्ट से 10% रिटर्न और बी प्रोजेक्ट से 15% रिटर्न मिल रहा है तो बेटा हम किसको प्रेफर करेंगे, बी को। इस तरीके से एग्जाम्पल दे देना। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज रेट ऑफ रिटर्न। अगर एग्जाम्पल लें तो ए को 10%, बी का 15%, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, बी को। बेटा एज इट इज रट लेना। तो पहला
पहला पॉइंट बेटा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तीसरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। बेटा इनके अलावा अलोंग विद द रिटर्न कैश फ्लो रिस्क देयर आर ऑल्सो वेरियस अदर क्राइटेरिया। बेटा इनके अलावा और भी हमारे पास क्राइटेरिया विच हेल्प्स टू सेलेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को सिलेक्ट करने के लिए सहायक होते हैं, सच एज लेबर, टेक्नोलॉजी, इनपुट, मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मीन्स आपको इनके साथ साथ कैश फ्लो, ठीक है बेटा, रेट ऑफ रिटर्न के अलावा आपको किसके बारे में, लेबर, टेक्नोलॉजी, इनपुट, मशीनरी, इनके बारे में भी आपको सोचना है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेते समय। तो बेटा ये हो गया पहला क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो बताओ पहला पॉइंट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तीसरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। लिख लिख के बेटा याद कर लेना, याद हो जाएगा। तो 3 ही पॉइंट है इसमें, लेकिन इसी के साथ साथ इसके साथ में क्वेश्चन दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब बताओ आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप पॉइंट्स याद कर लो और अगर आ जाए तो इसके बारे में एक एक लाइन लिख देना। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस लिए लिया जाता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करके हम इसको बिल्कुल कॉशियस होकर इसका डिसीजन लेते हैं। तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व, बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, अगर हमारा डिसीजन गलत हो गया तो हमें नुकसान हो सकता है। तीसरा रिस्क इन्वॉल्व, बहुत सारी रिस्क है बेटा, पैसा लगा हुआ है तो हम रिस्क हैं, हमें नुकसान हो सकता है। इरिवर्सिबल डिसीजन, ऐसा डिसीजन है अगर एक बार ले लिया तो वापस हम नहीं ले सकते, ठीक है बेटा। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंस के, इसमें 3 याद कर लीजिए, कोई सी भी, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व, रिस्क इन्वॉल्व और इरिवर्सिबल डिसीजन, और ग्रोथ भी याद करना चाहो तो कर लो। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, कौन सा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेटा कौन सा हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो बेटा अगर मैं ये बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूँ किसकी बेटा, इसके 3 फैक्टर अफेक्टिंग की, तो पहला बेटा कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा कौन सा बेटा रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, और तीसरा कौन सा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। और अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ग्रोथ, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व, रिस्क इन्वॉल्व और इरिवर्सिबल डिसीजन, बेटा याद हो जाना चाहिए। दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, बेटा कंपनी कैन रेज द फाइनेंस फ्रॉम ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। बताओ फाइनेंसिंग डिसीजन में कहाँ से पैसा लेती है बेटा, ओनर्स फंड से या बोरोड फंड से। अब आपको इसका सिलेक्शन करना, तो बेटा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन, तो पहला बेटा कॉस्ट, मैनेजर प्रेफर द सोर्स विद द मिनिमम कॉस्ट, किसको प्रेफर करेगा, जिसकी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम। बेटा इतना सा एक्सप्लेनेशन लिख देना, आपके फुल मार्क्स आएंगे। रिस्क, मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद द बोरोड फंड एज कंपेयर टू ओनर फंड सिक्योरिटी। अगर ज़्यादा रिस्क है बेटा, मोर रिस्क किस में होती है बेटा, एसोसिएटेड विद द बोरोड फंड एज कंपेयर टू ओनर फंड। अगर बेटा कॉस्ट की बात करूँ तो किस में ज़्यादा होती है, कॉस्ट किसकी ज़्यादा होती है, ओनर्स फंड की, और बोरोड फंड की कम। लेकिन रिस्क की बात करूँ तो रिस्क किसकी ज़्यादा होती है, बोरोड फंड एज कंपेयर टू ओनर्स फंड। बाकी आप ना कुछ छोड़ो, आप डायरेक्ट याद करो। कॉस्ट में क्या लिखोगे बेटा, कॉस्ट मैनेजर प्रेफर सोर्स विद द मिनिमम कॉस्ट। रिस्क में क्या लिखोगे, मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद द बोरोड फंड एज कंपेयर टू ओनर फंड सिक्योरिटी। तीसरा कैश फ्लो पोजीशन, बेटा पहला पॉइंट कॉस्ट, दूसरा रिस्क, तीसरा कैश फ्लो पोजीशन। विद स्मूथ एंड स्टडी कैश फ्लो कैन ईजिली अफोर्ड बोरोड फंड बट हैव शॉर्टेज देन गो फॉर ओनर्स फंड। अगर आपके पास कैश फ्लो आ रहा है तो आप किस में जा सकते हो, बोरोड फंड में, नहीं तो आपको किस में जाना पड़ेगा, ओनर्स फंड में। विद स्मूथी एंड स्टडी कैश फ्लो कैन ईजिली अफोर्ड बोरोड फंड बट हैव शॉर्टेज, ठीक है बेटा, देन दे गो फॉर ओनर्स फंड। इतना लिख दो बेटा, क्या दिक्कत आ रही है, इतना एक्सप्लेनेशन तो लिख सकते हो। उसके बाद बात करो फ्लोटेशन कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, फ्लोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कैश स्टडी में भी आती है। तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट की पूर्ति कौन करता है बेटा, मैं आपको यहीं पे रटवा देता हूँ। बेटा हमारा जो कॉमर्शियल पेपर है, कौन सा पेपर है बेटा, कॉमर्शियल पेपर, वो फ्लोटेशन कॉस्ट की पूर्ति करता है, जिसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये सीजनल और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है, और 100% एग्जाम में आएगा बेटा कॉमर्शियल पेपर। आगे बात होगी तब हम बात करेंगे। तो फ्लोटेशन कॉस्ट वही होती है। इट इंक्लूड्स ब्रोकर एंड कमीशन फीस, इसमें क्या होती है बेटा, ब्रोकर्स, कमीशन और फीस इंक्लूड होती है फ्लोटेशन कॉस्ट में। फर्म प्रेफर विच इन्वॉल्व लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट, फर्म किसको तवज्जो देता है, प्रेफर करता है, जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या हो, लीस्ट हो, बहुत कम हो, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बताइए बेटा कौन कौन से हो गए बेटा, पहला कॉस्ट, दूसरा रिस्क, तीसरा कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो
पोजीशन, और चौथा हो गया फ्लोटेशन कॉस्ट, कोस्ट से निकल के आया फ्लोटेशन कॉस्ट, और फिर लास्ट आ गया बेटा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। दे मस्ट प्रेफर ओनर्स फंड। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है बेटा? दे मस्ट प्रेफर ओनर्स फंड। ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा हो तो बेटा हमें क्या करना चाहिए? ओनर फंड पे जाना चाहिए। एज कंपेयर्ड लिख सकते हो, एज कंपेयर्ड टू बोरोड फंड, एज कंपेयर्ड टू बोरोड फंड। ठीक है बेटा, तो कितने पॉइंट हो गए? 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन, पहला कॉस्ट, मैनेजर प्रेफर द सोर्स विद द मिनिमम कॉस्ट, दूसरा रिस्क, तीसरा कैश फ्लो पोजीशन, चौथा बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट, और पांचवा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। याद करवाएं बेटा, तो पहला कौन सा हो गया बेटा? कॉस्ट, दूसरा कौन सा हो गया? रिस्क, तीसरा कौन सा हो गया? कैश फ्लो पोजीशन, चौथा कॉस्ट से फ्लोटेशन कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट बेटा? फ्लोटेशन कॉस्ट, और चौथा कॉस्ट से निकलेगा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बेटा रट लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा इसी से ही निकल के आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर एग्जाम में, पहली बात तो आएगा नहीं, फिर भी अगर आ जाए तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को भी ऐसे याद करना है। तो नंबर 1 कैश फ्लो पोजीशन, जो पीछे लिखा वही लिख दो बेटा। क्या लिख दोगे? ये वाला। विद स्मूथी एंड स्टडी कैश फ्लो कैन ईजिली अफोर्ड बोरोड फंड बट हैव शॉर्टेज देन गिव फॉर ओनर्स फंड, ये लिख सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट देन कंपनी प्रेफर डेब्ट्स, लेकिन व्हेन आरओआई इज लेस देन रेट ऑफ रिटर्न देन कंपनी प्रेफर इक्विटी कैपिटल। ठीक है बेटा, अगर आरओआई ज़्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो हमें किस पे जाना है बेटा? डेब्ट पे, नहीं तो किस पे जाना है? ओनर्स फंड पे। तो बताओ, पहला पॉइंट कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा आप अलग से याद कर लेना कैपिटल स्ट्रक्चर, आए भी और नहीं भी, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है बिजनेस स्टडीज में सबसे लास्ट में। कॉस्ट ऑफ डेट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट विल बी प्रेफर मोर डेब्ट एज कंपेयर टू इक्विटी। बेटा कॉस्ट ऑफ डेब्ट, अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट की रेट लो है तो हम किसको प्रेफर देंगे बेटा? डेब्ट को, एज कंपेयर्ड टू इक्विटी। ठीक है बेटा, तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट विल बी प्रेफर द मोर डेब्ट एज कंपेयर टू इक्विटी। उसके बाद चौथा बेटा टैक्स रेट, हाई टैक्स रेट मीन्स प्रेफर डेब्ट, क्योंकि डेब्ट से हमें टैक्स की छूट मिलती है। वेयर इज अ लो टैक्स रेट वी कैन प्रेफर इक्विटी। ठीक है बेटा, ऐसा एक्सप्लेनेशन लिखना, बहुत आसान लिखा है बेटा मैंने। उसके बाद है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR, हाई ICR मीन्स प्रो कैन वी हैव मोर बोरोड फंड, लेकिन वेयर एज द लोअर ICR मीन्स लेस बोरोड फंड। ठीक है ना बेटा, तो क्या करेंगे हम? लेस बोरोड फंड, हम बोरोड फंड को कम लेंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा कितने पॉइंट याद करवाए मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर के? बताओ, कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तीसरा कॉस्ट ऑफ डेब्ट, चौथा टैक्स रेट, और पांचवा मैंने कौन सा याद करा दिया बेटा आपको? ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हो जाएंगे बेटा, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएंगे, इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। 3 ही तो चैप्टर करके जा रहे हो, कौन सा तुम पहाड़ उठा के जा रहे हो भाई। फैक्टर अफेक्टिंग, अब आता है डिविडेंड डिसीजन। हमारा ना एक क्वेश्चन CBSE सैम्पल पेपर में पूछा गया था डिविडेंड डिसीजन का मीनिंग, तो आप क्या लिख सकते हो? दिस डिसीजन कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग पूछ लिया 5 मार्क्स में, मीनिंग भी पूछा 1 नंबर का, फिर फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। तो बेटा नंबर 1 अर्निंग, इफ दीज आर मोर अर्निंग, if these are more earning, the company decided high rate of dividend, whereas earning is the rate is when whereas low earning the rate of dividend also low। बताओ अर्निंग अगर हाई है, if there are more earning then company declared high rate of dividend, whereas low earning the rate of dividend is also low। उसके बाद अर्निंग से ही निकल के आया बेटा एक पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। तो कंपनीज हैविंग ए स्टेबल अर्निंग प्रेफर टू गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड, वेयर एज द अनस्टेबल अर्निंग प्रेफर टू गिव लो रेट ऑफ डिविडेंड। बेटा याद कर लेना। बताइए, पहला पॉइंट अर्निंग, दूसरा स्टेबिलिटी अर्निंग, तीसरा कैश फ्लो पोजीशन, कंपनीज डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस ऑफ कैश, शॉर्टेज ऑफ कैश डिक्लेयर नो और वेरी लो
डिविडेंड। ठीक है बेटा, तो कैश फ्लो पोजीशन, अगर हमारे पास पैसा है क्योंकि डिविडेंड कैश में दिया जाता है तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड, नहीं है तो हम क्या करते हैं, लो रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं या डिविडेंड लो देते हैं। ठीक है बेटा, लिख लेना। तो बताइए पहला पॉइंट क्या याद किया डिविडेंड में, अर्निंग। दूसरा कौन सा याद कर दिया, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। तीसरा कैश फ्लो पोजीशन, ये तो हर पॉइंट में आ रहा है। चौथा ग्रोथ। इफ कंपनीज हैव नो ग्रोथ प्लान्स देन इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड, वेयर इज द ग्रोथ प्लान्स, whereas growth plans then would be distribute less dividend। बेटा इसको एक चीज़ कर लेना, if companies have no growth plan it would be distribute more dividend, whereas growth plan, अगर growth plan है then it would be distribute less dividend। ठीक है बेटा, याद कर लोगे। और लास्ट है टैक्सेशन पॉलिसी, ये मैंने पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि आसान है। इफ़ टैक्स रेट इज़ हायर देन कंपनी प्रेफर पे लेस डिविडेंड। ठीक है ना बेटा, अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो डिविडेंड कम, वेयर एज टैक्स रेट इज़ लो देन कंपनी में बी डिक्लेयर हायर डिविडेंड। ठीक है बेटा, अपने को नंबर लेने से मतलब है, पॉइंटों से मतलब नहीं है। बेटा कैसे याद करोगे बताओ आप इसको, पहला पॉइंट अर्निंग, दूसरा स्टेबिलिटी अर्निंग, तीसरा कैश फ्लो पोजीशन, चौथा हमने कौन सा याद कर लिया बेटा, टैक्सेशन पॉलिसी, और पांचवा हमने याद कर लिया बेटा ग्रोथ। क्या याद कर लिया बेटा, ग्रोथ। बेटा याद हो जाना चाहिए। अब तक कौन कौन से बताइए, इन्वेस्टमेंट के फैक्टर अफेक्टिंग बताओ, कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है बेटा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और क्या था, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, फिर फाइनेंसिंग डिसीजन के बेटा कॉस्ट, रिस्क, ठीक है ना बेटा। उसके बाद हमने क्या किया था, फ्लोटेशन कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और कैश फ्लो पोजीशन। उसके बाद बेटा डिविडेंड डिसीजन का बताओ, अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कैश फ्लो पोजीशन, ग्रोथ और टैक्सेशन पॉलिसी। इनके साथ साथ कैपिटल स्ट्रक्चर भी याद किया, जो कि आपको याद करना है बेटा। कैपिटल स्ट्रक्चर में बेटा क्या याद करोगे बेटा आप, एक तो क्या याद करोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या नाम है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR, और उसके बाद एक याद क्या करोगे बेटा उसमें, टैक्स रेट। ठीक है बेटा, ये रहा ना, तो याद कर लीजिए बेटा, अगर याद नहीं होता है तो ये रहा। कैश फ्लो पोजीशन तो है ही, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, और उसके टैक्स रेट और ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है बेटा अपना क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल बजटिंग। ठीक है बेटा, तो फिक्स्ड कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट फैक्टर अफेक्टिंग। बेटा फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाना बेटा क्या कहलाता है, फिक्स्ड कैपिटल। फैक्टर अफेक्टिंग, क्वेश्चन हमें याद करना, फैक्टर अफेक्टिंग। बेटा ये 7 और 8 मार्क्स के दोनों चैप्टर है, इसलिए आप पूरा याद करोगे तो बेटा कंप्लीट मार्क्स आएंगे, और अगर फैक्टर अफेक्टिंग कर लोगे तो ओनली 5 मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि पूरा याद करके जाइए आप क्वेश्चन। ठीक है, तो अब बताइए फिक्स कैपिटल में कौन कौन से पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग के, नेचर ऑफ बिजनेस। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड मोर फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंपनी। कितना सिंपल है बेटा, वर्किंग कैपिटल में भी यही लिखना है, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड मोर वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है बेटा, तो पहला कौन सा हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन, द कंपनी विच आर ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल, बेटा बड़ा स्केल है जिसका, रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल वेयर एज स्मॉल स्केल नीड लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है बेटा, अगर लार्ज स्केल है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल, कम स्केल है तो बेटा कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, बेटा 2 टेक्निक होती है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी, एक तो होती है कैपिटल इंटेंसिव और दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव। ठीक है बेटा, company using capital intensive techniques required more fixed capital whereas using labor intensive technique require less capital। ठीक है ना बेटा, अगर लेबर इंटेंसिव है तो बेटा टेक्निक्स क्या होगी, रिक्वायर लेस कैपिटल। ठीक है ना, और अगर आपकी कौन सी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो आपको मोर फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। क्या है बेटा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब इंडस्ट्री इन विच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज फास्ट, जहाँ पे जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी बदलती है, नीड मोर फिक्स कैपिटल वेयर इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज स्लो दे रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल। बेटा एज इट इज याद कर लेना, ये कटा नहीं हुआ है, ये पॉइंट बनाया मैंने। ठीक है बेटा, तो क्या है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है बेटा,
इसके बाद आता है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है, कंपनी हैव हायर ग्रोथ प्लान रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल वेयर इज नो ग्रोथ प्लान रिक्वायर्ड लेस फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है बेटा, ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको याद करने बेटा। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, उसके बाद क्या है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और लास्ट में क्या है बेटा ग्रोथ। रट लीजिए जैसा भी रट सकते हो। ठीक है बेटा, तो पहला NST2 और लास्ट में जी, NST2G। ठीक है बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ अपग्रेडेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और ग्रोथ। NSTG। अब छोटा सा पॉइंट तो याद कर लोगे, जाते लिख देना। ठीक है बेटा, कर लोगे। तो बताओ पहला कौन सा, नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन, तीसरा बेटा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, चौथा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और पांचवा कौन सा है बेटा ग्रोथ। अब सेम वर्किंग कैपिटल वाला, वह इन्वेस्ट टू करंट एसेट्स क्या कहलाता है बेटा वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है टोटल ऑफ करंट एसेट्स, और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, सेम ऊपर वाले दो पॉइंट है बेटा। नेचर ऑफ बिजनेस, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड मोर वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन, द कंपनी विच आर ऑपरेट एट लार्ज स्केल रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल वेयर एज द स्मॉल स्केल नीड लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो बताओ पहला कौन सा हो गया नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये तो दोनों में जुड़ जाएगा, फिक्स कैपिटल में भी और वर्किंग कैपिटल में भी। उसके बाद बिजनेस साइकिल, ठीक है बेटा, और सीजनल फैक्टर रट लीजिए। ठीक है बेटा, एक मिनट, हाँ पहला कौन सा बिजनेस साइकिल, दूसरा सीजनल फैक्टर, याद रख लीजिए बेटा। बिजनेस साइकिल ड्यूरिंग बूम पीरियड मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड वेयर एज ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर बूम पीरियड है, तेजी है बाजार में, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, नहीं तो कम। सीजनल फैक्टर, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन ऑन सीजन सच इज फेस्टिवल मोर वर्किंग कैपिटल, फेस्टिवल है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, वेयर इज ऑफ सीजन लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। उसके बाद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये अपना वहीं वाला से पॉइंट ले लिया, कंपनी यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल वेयर इज यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर्ड लेस कैपिटल। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हो गया आपका कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेटा मैं दोबारा बता दूं, पहले मैंने कराया था फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें 3 पॉइंट करे। कौन कौन से बेटा, 3 नंबर में बनेगा ये अगर बना तो। क्या था, कैश फ्लो पोजीशन, रेट ऑफ रिटर्न, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। दूसरा क्वेश्चन फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें क्या था बेटा, बोलिए क्या था। पहला पॉइंट कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा कॉस्ट, तीसरा रिस्क, चौथा टैक्सेशन पॉलिसी, और पांचवा क्या हो गया, बोलिए सॉरी फ्लोटेशन कॉस्ट, और चौथा हो गया बेटा अपना कौन सा फ्लोटेशन कॉस्ट, और चौथा हो गया अपना फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है बेटा, उसके बाद तीसरा कैपिटल स्ट्रक्चर आप अलग से याद कर लेना, सेम किसकी तरह है फाइनेंसिंग डिसीजन के जैसे। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन मैंने आपको याद कराया फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कौन सा डिविडेंड। पहला कौन सा बेटा अर्निंग, फिर कौन सा है स्टेबिलिटी अर्निंग, कौन सा स्टेबिलिटी अर्निंग, तीसरा कौन सा है बेटा ग्रोथ, और चौथा कौन सा है, बोलिए चौथा कौन सा है टैक्सेशन पॉलिसी, क्या है बेटा टैक्सेशन पॉलिसी, और पांचवा है अपना कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल पहला कौन सा नेचर, अरे भाई ये तो मैंने याद कराया NSTG। ठीक है ना, तो N बोले तो नेचर ऑफ ऑपरेशन, S बोले तो स्केल ऑफ ऑपरेशन, T बोले तो टेक्निक अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्निक प्रोडक्शन, और G बोले तो ग्रोथ। और अगर वर्किंग कैपिटल की बात करो तो नेचर ऑफ बिजनेस वही पॉइंट, स्केल ऑफ ऑपरेशन वही पॉइंट, और ये दो आपको रटने हैं बिजनेस साइकिल और सीजनल फैक्टर, और लास्ट में टेक्निक प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, तो ये तो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आएंगे 5 मार्क्स में। और अगर मैं बात करूँ 3 मार्क्स का अलग से पूछेगा तो पूछेगा फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका मीनिंग तो याद करने की जरूरत नहीं, यही लिख देना, और ऑब्जेक्टिव पूछेगा
तो पहला टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड, रटिए बेटा, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। और दूसरा टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरी, टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। ठीक है बेटा, तो ये 2 पॉइंट याद कर लेना, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर दीज रिक्वायर्ड, तो दूसरा टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज, ये 3 मार्क्स में आएंगे। और लास्ट में इसका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बेटा ये है फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, फाइनेंशियल लिखना मैं भूल गया। तो पहला कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, रट लोगे बेटा, लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट। बेटा ब्लूप्रिंट किस में आता है? फाइनेंशियल प्लानिंग में। अगर कैश स्टडी भी आएगी ना तो ऐसा ब्लूप्रिंट लिखा है तो आंसर दे देना फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या दे देना? फाइनेंशियल प्लानिंग। और लास्ट लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर हो गया पूरा। बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर दिस रिक्वायर्ड, टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरली। और इंपॉर्टेंस क्या हो गया? कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, और उसके बाद प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट, और लिंक प्रेजेंट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, जो हमने अभी पढ़ के आए हैं ना वो वाले। ठीक है बेटा, तो ये हो गया पूरा चैप्टर। बेटा 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स का तो अलग से आएगा, 3 मार्क्स का अलग से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेना कौन कौन से क्वेश्चन हो गए बेटा। फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इस कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके बाद वर्किंग कैपिटल फैक्टर अफेक्टिंग, फिक्स कैपिटल फैक्टर अफेक्टिंग, और उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव और फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस। बेटा ये बनेगा कैश स्टडी में क्वेश्चन। अब कैश स्टडी का मैं थोड़ा सा ना नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर बताऊंगा किस तरीके से आपको कैश स्टडी करनी है। बेटा कैश स्टडी को नीचे से पढ़ना, नीचे से पढ़ोगे तो आपको कौन सा चैप्टर से पूछा गया ये दिमाग लगाओ, और उसके बाद क्या पूछा गया वो देखो, और वो चीज़ आपने पढ़ रखी है, आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए इस चैप्टर के लिए इतना। मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। एंड आप तीनों चैप्टर बेटा, पहला सीपीए, और ये हो गया बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसके बाद मैं फाइनेंशियल मार्केट का बनाऊंगा। ये तीनों चैप्टर बिल्कुल रट लेना, पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, आप एज इट इज़ लिख के याद कर लेना बेटा। थैंक यू वेरी मच। ओके।